बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। नैब तरामीम केस में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ आज 31 अक्टूबर को 5 रुकनी खसूसी बेंच इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत कर रहा है। ये अपनी नौइयत का पहला केस है, बड़ी अहमियत का हामिल है और समाअत से एक रोज़ कबल नैब तरामीम केस की समाअत करने वाले बेंच के रुकन मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने अपना इख्तिलाफी नोट भी जारी कर दिया है। क्या ये इख्तिलाफी नोट 5 रुकनी खसूसी बेंच का फैसला बनने जा रहा है? खसूसी बेंच का फैसला क्या हो सकता है? और फिर शेख रशीद पर बात करेंगे कि वो किस हद तक असली और नस्ली हैं और उनकी कीमत क्या है। बड़ी थोड़ी कीमत पे ये बिकने वाला इंसान है जिसका नाम शेख रशीद है और उन्होंने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की है और उनको लानती किरदार कहा है और गंदे परगंदे इस तरह की बात उन्होंने की है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जो कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर हैं इंज़माम उल हक साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया अपने ओहदे से। वो जूनियर सिलेक्शन कमेटी जो है, जूनियर टीम की सिलेक्शन कमेटी, उसके भी चेयरमैन हैं, यानी उसके भी चीफ सिलेक्टर हैं। उन्होंने उस ओहदे से भी इस्तीफ़ा दे दिया है। इस हवाले से हमारे पास कुछ दिलचस्प मालूमात हैं जो वाक़फ़ा ने हाल के ज़रिए हम तक पहुँची है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये जो पूरी टीम है हमारी क्रिकेट टीम, ये वर्ल्ड कप में इसकी जो कारकर्दगी है आपके सामने है। ना लड़ने का जज्बा है, ना कुछ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, ना कोई बुलवतनी नज़र आ रही है और बॉडी लैंग्वेज ऐसी बस पज़मुर्दा सा। ये सारे लोग जो हैं ये पैसे के पीछे, इनमें खिलाड़ियों वाली तो कोई बात नज़र ही नहीं आ रही। ये पैसा इकट्ठा करने वाली मशीनें बन चुकी हुई हैं। कोई जज्बात नहीं है, कोई एहसासात नहीं है लोगों के। वतन के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा। लग ये रहा है कि पैसा ही इनका ओढ़ना बिछोना है। अफगानिस्तान जैसी जूनियर टीम हमसे आगे निकल गई है यार, उसके चांस बन गए सेमीफाइनल में पहुंचने के। जब हमारी टीम भारत में वर्ल्ड कप खेलने जा रही थी तो उस वक्त आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले ये खबरें आ रही थी, चल रही थी, टिकट चल रहे थे, लेकिन अभी तक वीज़ा नहीं आया उनका भारत जाने के लिए। लेकिन उसके पीछे कुछ और चीज़ें भी थी। ये खिलाड़ी जो है ये अड़ गए थे, ये ब्लैकमेल कर रहे थे। जो हमारी इस वक्त क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी है, ये एक कमज़ोर सी कमेटी है जिसके चेयरमैन है ज़का अशरफ साहब। ज़का अशरफ साहब भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं। बहरहाल ये कमेटी की कमज़ोरी थी जिससे खिलाड़ी फ़ायदा उठा रहे थे। और फ़ायदा क्या उठा रहे थे? वो चाह रहे थे जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है इनका, जो माहदा होता है बोर्ड के साथ, उसमें जो इनकी तनख्वाहें वगैरह मुकर्रर की होती हैं, वो कह रहे थे जनाब उनमें इजाफा किया जाए। अड़गे हुए थे कि जनाब पहले वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी तजदीद करें और उसमें नज़रसानी करें, तरमीम करें, फिर हम जाएंगे भारत खेलने। और इस सारे मामले को कौन टैकल कर रहा था? इंज़माम उल हक साहब। इंज़माम उल हक साहब खिलाड़ियों से बात कर रहे थे और कमेटी से बात कर रहे थे, मैनेजमेंट कमेटी से। और फिर हुआ क्या कि जो उनकी तनख्वाहें थी उनमें 202% इजाफा किया गया। यानी जिस कैटेगरी की तनख्वाह 10 लाख थी वो 30 लाख होगी और जिसकी 20 लाख थी वो 60 लाख होगी। ये मैं अंदाजे से बात कर रहा हूँ, यानी 202% इजाफा हुआ। और अपनी अगस्त में इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बोर्ड के साथ। ये 25 लाख रुपए महाना खुद इन्होंने अपनी तनख्वाह मुकर्रर करवाई और फिर इन्होंने ये बात भी करवाई कि जनाब पहले जो मुकामी कोचेस थे और जो हमारे ऑफिशियल्स थे उनकी तनख्वाहें जो बाहर से हम मंगवाते थे कोचेज़ वगैरह, उनसे कम होती थी। इन्होंने कहा जनाब इनकी मुकामी कोचेज़ और जो ऑफिशियल्स हैं इनकी तनख्वाहें या मुआवजा जो भी है वो गैर मुल्कियों के बराबर किया जाए। और ये मेरा ख्याल वाहद चीफ सिलेक्टर हैं जिनका तवील मुद्दती माहदा हुआ। 4 साल का माहदा कटका दिया भाई साहब ने। और कमेटी, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि ये कमज़ोर सी कमेटी है, और उन्होंने मान भी लिया। ये जो माहदा हुआ है इनका चीफ सेलेक्टर का, वो 4 साल का माहदा है जिसकी 25 लाख ये महाना तनख्वाह ले रहे हैं, जिसका इस्तीफा दिया है जिस ओहदे से इन्होंने, तो वो और फिर 4 साल का माहदा। और वहाँ ये इतराज़ किया गया कि जनाब जो हमारे कवानीन हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो उसके मुताबिक तो 4 साल का तवील मुद्दती माहदा हो ही नहीं सकता। लेकिन जो कमेटी थी उसने एज ए स्पेशल केस, खसूसी केस के तौर पे इसकी मंजूरी दे दी कि ठीक है जनाब 4 साल। और फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा जनाब 6 माह का नोटिस होगा, यानी अगर आप मुझे निकालना चाहेंगे
तो 6 माह का नोटिस होगा। 6 माह के नोटिस का मतलब अगर आप मुझे आज ही निकालते हैं तो आइंदा 6 माह की तनख्वाह देना होगी, यानी कि 1.5 करोड़ रुपए वो कहते हैं मैं लूंगा अगर आप मुझे निकालेंगे। तो ये तो मेरे ख्याल उन्होंने कुछ माहौल ऐसा बना दिया मैनेजमेंट कमेटी ने और मीडिया ने कि इनको इस्तीफा देना पड़ गया। और इन पे इल्ज़ाम ये है कि प्लेयर्स एजेंट कंपनी जो है उसके ये शेयर होल्डर हैं, यानी ये जो मुआवजा मुकर्रर करवा रहे थे ये कंपनी के शेयर होल्डर के तौर पे करवा रहे थे। और याजो इंटरनेशनल नाम की कंपनी है, उसमें और भी हमारे कई खिलाड़ी जो हैं वो उसके मालकान में शामिल है। इन्होंने ये कहा कि जनाब मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, मैं तो कंपनी का कोई ओहदेदार नहीं, मैं मालिकों में से नहीं हूँ, कंपनी के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जिसकी ये बात कर रहे हैं याजो इंटरनेशनल की। और उधर बोर्ड ने एक कमेटी बना दी है और कमेटी जो है वो इंक्वायरी करेगी और देखेगी कि मफादात के टकराव वाली जो बात होती है कि इनका कोई मफादात का टकराव शिकराव था या नहीं था। इन्होंने कोशिश की ज़कात शरीफ से मिलने की, लेकिन उन्होंने मुलाकात नहीं की। उन्होंने कहा जनाब ये इंक्वायरी हो जाए तो फिर मुलाकातें करेंगे। अब जो मैं कह रहा हूँ ये पैसे के पुजारी बन के हुए, ये इंतज़ाम अल हक साहब जो हैं बड़े नेक आदमी हैं, लेकिन ज़ाहिर है पैसा आने की ज़रूरत है। ये जब कप्तान थे ना कौमी क्रिकेट टीम के, तो ये भी मुझे वाकफान हाल में से एक ने बताया। तो एक ट्रॉफी की तकरीब रूनुमाई थी, इनका इंतज़ार हो रहा था, इनको फ़ोन किया जा रहा था, बार बार फ़ोन इनका बंद जा रहा था। बड़ी मुश्किल के साथ मसूफ़ के साथ राब्ता हुआ और इन्हें कहा गया जनाब किधर रह गए हैं, यहाँ तकरीब शुरू होने वाली है, 15-20 मिनट आधा घंटा रहता है, तो आप अभी तक पहुँचे नहीं। तो इन्होंने कहा जनाब मुझे तो पता ही नहीं था तकरीब कौन है। जनाब 2 दिन पहले ऐलान किया जा चुका था कि इस वक्त तकरीब होगी और आपको पता था इसका। तो इन्होंने फिर कहा कि ना मैं तो बड़ी दूर हूँ, मैं तो आ नहीं सकता। फिर इन्होंने ये कहा, आखिरकार जब वो बार बार कह रहे थे आ जाएं यार, जिधर भी हैं जो भी है जैसे भी है, पहुंचे स्टेडियम तक। तो इन्होंने फिर ये कहा कि जनाब जो मेरा कंट्रैक्ट है, जो माहदा है बतौर कप्तान, उसमें तो इस तकरीब का मुआवजा मुकर्रर ही नहीं है। मैं इस तकरीब में यानी इस तकरीब में शामिल होना मेरे माहदे का हिस्सा नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर अब क्या करें। उन्होंने जनाब इसको आप नए सिरे से शामिल करें इस चीज़ को, इस माहदे में। तो कोई ज़ाहिर है मैंने इस तकरीब में आना है तो उसके लिए कोई 6 लाख 6-7 मिलियन तो होने चाहिए ना। द्रोग पर गर्दन रावी, फिर 6-7 जितने भी मिलियन थे यानी 60-70 लाख रुपए इन्होंने इजाफी लिए उस तकरीब में शिरकत के। ये हाल है, इसलिए ये टीम हार रही है। ये खिलाड़ियों की टीम नहीं है। मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, इन लोगों में ना ही कोई खिलाड़ियों वाली बात है और ना ही जो ऑफिशियल्स हैं उनमें कोई जज्बा है। ये सारे लोग अपनी सलाहियतों का सौदा बेच रहे हैं, सौदागर बन गए हुए। इसीलिए पाकिस्तानी जो टीम है उसका ये हाल है, इतना बुरा हाल है। मेरा ख्याल है ये बदतरीन कारकर्दगी है किसी वर्ल्ड कप में जो हमारी टीम इस वक्त दिखा रही है। बहरहाल अल्लाह बेहतर करे, आगे जाके हालात ठीक हो जाएं। इस वक्त तो बहरहाल हम जो वो चार्ट होता है उसमें हम अफगानिस्तान से भी पीछे पहुंच गए पॉइंट्स के हिसाब से। अब आते हैं जनाब शेख रशीद साहब की तरफ। शेख रशीद साहब की लाल हवेली का एक इशू चल रहा है, काफ़ी अरसे से, काफ़ी पुराना ये इशू चल रहा है। शेख रशीद साहब कहते हैं जनाब ये मेरी और मेरे भाई की हवेली है, हमारे नाम पे है। और जबकि मुतरुक्का वक्फ अमलाक बोर्ड जो है वो ये कह रहा है कि जनाब ये इनकी मिल्कियत नहीं है, इन्होंने जालसाजी की हुई है, ये मुतरुक्का वक्फ अमलाक बोर्ड की मिल्कियत है। तो ये केस चल रहा है और इसको सील कर दिया गया था और ये गायब हो गए थे, चिल्ला काटने चले गए थे। इस दौरान सील कर दिया गया और फिर स्टे के लिए ये गए लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में, तो स्टे नहीं मिला और वो सील कर दिया गया। तो अब ये हुआ है कि मिस्टर जस्टिस वकास रऊफ साहब जो हैं उन्होंने ये केस वापस भेज दिया है मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड को कि इसका दोबारा जायज़ा लेके फैसला किया जाए। और जज साहब ने लाल हवेली को डीसील करने का हुक्म भी जारी कर दिया, जिसके बाद शेख रशीद साहब ने मीडिया के साथ टॉक की और वहाँ उन्होंने फरमाया कि जो 9 मई है वो एक लानती प्रोग्राम था और वो एक लानती गंदा पुरगंदा लोगों का काम था। इस तरह की बात उन्होंने की है। और फिर साथ ही उन्होंने ये कहा कि जनाब आसम मुनीर साहब जो हैं वो एक अजीम सिपा सलार हैं और हमारे शहर की इज़्ज़त हैं। और DGISI नदीम अंजम साहब के बारे में उन्होंने कहा कि वो हमारी इज़्ज़त हैं, आन हैं, शान हैं
اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان پر فخر ہے، میں پہلے بھی فوج کے ساتھ تھا، آج بھی فوج کے ساتھ ہوں، کل بھی فوج کے ساتھ رہوں گا، اصلی اور نسلی لوگ ہیں، اس طرح کی باتیں شاتیں کی، جبکہ یہ پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ میں آخری بندہ ہوں گا جو عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا، یعنی عمران خان کو سب چھوڑ جائیں گے لیکن میں عمران کا ساتھ دوں گا ہر حال میں ساتھ۔ لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں وہ لانتی لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں جو 9 مئی کے واقعات کے پیچھے ہیں، اب وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اور جو لال حویلی والا معاملہ ہے، جب یہ چلے پہ تھے، جس کو چلہ کہہ رہے ہیں، یعنی یہ پہلے شیخ چلی کہہ لیں آپ، اب شیخ چلہ ہو گئے ہوئے ہیں، تو شیخ چلہ صاحب جو ہیں جب یہ وہاں تھے چلہ کاٹ رہے تھے تو اس وقت لال حویلی سیل کر دی گئی تھی اور عدالت سے سٹے نہیں ملا تھا، تو اب باہر آئے ہیں تو اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ان کی جو پوری قیمت ہے وہ لال حویلی اور 2 سیٹیں، یہ 2 سیٹوں کے متمنی ہوتے ہیں کہ ایک اپنی سیٹ، ایک اپنے بھتیجے کے لیے سیٹ، 2 سیٹیں چاہیے ہوتی ہیں ان کو، اور لال حویلی جس کو وہ سیاسی آفس کے طور پہ یا سیاسی ڈیرے کے طور پہ یا بیٹھک کے طور پہ استعمال کرتے ہیں لال حویلی کو، تو وہ ان کی یہی قیمت ہے۔ اب ان سے جس کو مرضی گالیاں نکلوا لیں، جو مرضی مغلظات جو ہیں وہ بکوا لیں، ان کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے نا۔ گیٹ نمبر 4 کے اب بھی یہ خواہش ظاہر کریں کہ اگر میری بڑوں کے ساتھ ملاقات ہوگی تو میرے دل میں ایک بات ہے، وہ دل میں بات وہی ہے جنہوں نے انٹرویو میں کہی تھی، اور انہوں نے کہا تھا جناب میری خواہش ہے کہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں 9 مئی کے ان کی معافی تلافی ہو جائے۔ لیکن جو اب یہ کہہ رہے ہیں لانتی ہیں، وہ لانتی کردار ہیں، گندے لوگ ہیں جنہوں نے یہ واقعات کی، اور واقعات کے پیچھے جو بھی لوگ تھے، تو یہ ان کی اتنی کی قیمت ہے، ان کی قیمت لگ جائے وہ ٹھیک ہے، وہ بھی ہوا ہے، ان کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہوا ہے، لیکن سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو مانگا ہوگا یہی مانگا ہوگا، اب لال حویلی دے دیں، 2 سیٹیں دے دیں اور چلے کی قیمت وصول کر لی نا۔ شیخ صاحب کہتے ہیں نا اصلی اور نسلی، اپنے آپ کو کہتے ہیں اصلی اور نسلی ہوں، مجھے تو کبھی اس بات پہ یقین نہیں آیا، لیکن اب مجھے مزید یہ تقویت ملی ہے میرے خیال کو، جو شیخ صاحب حرکتیں کر رہے ہیں چلہ کاٹنے کے بعد، یعنی شیخ چلی سے جب سے شیخ چلہ ہو گئے ہیں اس کے بعد جو حرکتیں کر رہے ہیں، لال حویلی 2 سیٹیں بس، یہ قیمت ہے۔ اس کے بعد جو مرضی کروا لیں شیخ صاحب سے، نہ عزت کا خیال، نہ وقار کا خیال، نہ سیاست کا تقدس کا خیال، وہ تو پہلے بھی نہیں تھا ان کو، اس طرح کی شخصیت ہے۔ اب آتے ہیں سپریم کورٹ کی طرف، آج بڑا اہم کیس لگا ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کچھ ترامیم کی تھی نیب آرڈیننس میں، اور پھر اس کو چیلنج کیا عمران خان اور دیگر لوگوں نے، پی ٹی آئی والوں نے، اور پھر اس کا 15 ستمبر کو فیصلہ سنا دیا گیا۔ 3 رکنی بینچ تھا، اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھے، اعجاز علی احسن صاحب تھے، اور سید منصور علی شاہ صاحب تھے۔ تو یہ 2-1 کی اکثریت سے فیصلہ انہوں نے جاری کیا تھا، اور مختلف جو شکیں ہیں نیب آرڈیننس میں جو ترامیم کی گئی تھی، جو مختلف ترامیم تھی، وہ انہوں نے اڑا دی تھی، کالعدم کر دی تھی کہ جناب یہ آئین کے جو بنیادی حقوق ہیں انسانی ان سے متصادم ہے، اور پھر انہوں نے اس کو کالعدم کر دیا۔ لیکن سید منصور علی شاہ صاحب نے جو درخواستیں تھیں وہ مسترد کر دی تھیں، اور انہوں نے اب اس کا اختلافی نوٹ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ 27 صفحات پر مشتمل وہ اختلافی نوٹ ہے، اس کے اہم نکات جو ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن یہ پہلے بات کر لیں کہ جو اپیل ہوئی ہے انٹرا کورٹ اپیل، حکومت نے وہ 3 رکنی بینچ کا فیصلہ جو ہے اس کو چیلنج کی ہے، انٹرا کورٹ اپیل دائر کی ہے۔ یہ پہلی انٹرا کورٹ اپیل ہے جس کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی بحالی کے بعد پہلے تو حکم امتناعی جاری کیا ہوتا نا بندیال کورٹ نے، تو قاضی صاحب کے ساتھ فل کورٹ نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا، اور وہ قانون جو ہے وہ بحال کر دیا، اور اس میں انٹرا کورٹ اپیل کا جو ہے وہ حق دیا گیا ہے متاثرہ فریق کو۔ تو اس قانون کے تحت یہ پہلی سماعت ہے، پہلی انٹرا کورٹ اپیل ہے ملکی تاریخ میں جس کی سماعت ہو رہی ہے آج۔ اور بینچ کون سا ہے؟ بینچ ہے جناب جسٹس قاضی فائز جیسا صاحب، اس کی سربراہی کر رہے ہیں۔ اس قانون میں یہ لکھا ہوا ہے نا کہ جو فیصلہ کرنے والا بینچ ہے، انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ اس سے بڑا بینچ سنے گا۔ پہلے 3 رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کی تھی، اب 5 رکنی بینچ سہارا اس قانون کے تحت بنا ہے، تو اس کے سربراہ ہیں جسٹس قاضی فائز جیسا صاحب، اور جسٹس امین الدین خان صاحب، اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب، اطہر منیلہ صاحب، اور جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب۔ وہ جو 3 رکنی بینچ تھا نا جس نے وہ ترمیمیں جو اڑائی تھیں، اس کے بعد کیا ہوا
कोई 800 के करीब मुकदमात जो हैं वो दोबारा खुल गए एहतसाब अदालतों में। नैब को हदायत की गई कि वो केस जो है दोबारा समाअत के लिए अदालतों में भेज दिए जाएँ, एहतसाब अदालतों में। और उसमें नवाज शरीफ का तोशाखाना वाला केस भी खुल गया, शहबाज शरीफ का और हमजा शहबाज का वो जो रमज़ान शुगर मिल वाला केस है वो भी खुल गया, और जरदारी साहब का एक केस भी खुल गया, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के केस भी खुल गए, और परवेज़ अशरफ का और साबिक़ वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ का एक केस है पेंडिंग पड़ा, वो बड़ी देर से, उसको इश्तिहारी करार दिया हुआ है, और शाद खान अब्बासी साहब का जो केस है वो भी खुल गया। तो अब ये फैसला होने जा रहा है कि वो जनाब जो तरामीम थी वो दुरुस्त थी, या जो 3 रुकनी बेंच के 2 अरकान ने जो फैसला किया है वो दुरुस्त है, जो उन्होंने अड़ा दिया है। तो अब जो सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं उनका फैसला जो है बड़ा अहम है। वो 2 अरकान अक्सरियत अरकान जो है उन्होंने जो नुकात उठाए हैं, जो ऑब्जर्वेशन दी हैं, जो फैसला जारी किया है, और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने जो फैसला जारी किया है, जो ऑब्जर्वेशन दी हैं, जो हुक्मनामा जारी किया है, इन तमाम नुकात का जो 5 रुकनी बेंच जो है वो जायज़ा लेगा। यानी इख्तिलाफी नोट वाले फैसले को भी देखेंगे और जो अक्सरियती फैसला है उसको भी देखेंगे। जो नुकात अक्सरियती फैसले के खिलाफ उठाए गए हैं हुकूमत की तरफ से, उनका जायज़ा लेके ये बेंच जो है ये फैसला जारी करेगा। अब जो मंसूर अली शाह साहब हैं उन्होंने ये कहा है कि किसी भी कानून का अदालती जायज़ा लिया जा सकता है, लेकिन उस वक्त जायज़ा लिया जा सकता है, जो उसको कलअदम किया जा सकता है, जब वो बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादम हो। वो कहते हैं कि जो ये तरामीम हैं जो सामने आई हैं, इनमें ना कोई मफाद आमा का सवाल है, ना ही इससे कोई बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं, जो आइन में दिए गए हैं, उनकी कोई खिलाफ वर्जी हुई है, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा इसलिए मैं इसको मुस्तरद करता हूँ इन दरख्वास्तों को, और उन जो शिक्के हैं, जो तरमीमी शिक्के हैं, उनको जायज़ डिक्लेयर करता हूँ, ये उन्होंने कहा। उन्होंने फिर ये कहा कि जो कानून साज़ों का, जो अदालत का ये काम नहीं है कि पार्लियामेंट के काम में मुदाखलत करें, और अदालत का ये काम भी नहीं है कि कानून साज़ों के मफाद को सामने रख के कानून साजी को जांचा जाए कि जानी जनाब इससे तो फ़लाँ को फ़ायदा हो जाएगा, इससे फ़लाँ को नुकसान हो जाएगा। वो कहते हैं अगर अदालत ऐसा करती है तो फिर ये पार्लियामेंट की और जमहूरियत दोनों की तौहीन है, दोनों को नीचा दिखाने वाली बात है ये। जज साहब ये कह रहे हैं, और उनका जनाब अदालत को तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए, ताकि जो तक़सीम इख्तियारात है, जो मुकन्नना इंतज़ामिया और अदलिया के इख्तियारात हैं, जो हदूद हैं, उससे तजावज़ ना कर जाए अदालत, उसकी खिलाफ वर्जी ना हो जाए। फिर उन्होंने कहा जनाब जो पॉपुलर सियासी बयानिया है, अदालत ने उसको नहीं देखना होता, उसने आइन और कानून को देखना होता है। पॉपुलर बयानिया वही जो दरख्वास्त गुजार था, इमरान खान जो लेके गया था, जिसकी उन्होंने पैरवी की। जिन्होंने कहा कि जब बेंच के अक्सरियत अरकान हैं 2, मुंदियाल साहब और एजाजुल हसन साहब, ये पॉपुलर सियासी बयानिया के साथ चले गए हैं, हजूम की तरफ चले गए हैं, जहानत और दयानत की तरफ नहीं गई। ये उन्होंने लिखा नहीं, लेकिन मतलब उसका यही बनता है। और उनका ये इख्तिलाफ राय का मतलब ये है कि हजूम से ज़रा बंदा हट के फैसला किया जाए, जो कहता है आइन और कानून। और फिर उनका जनाब 5 समातों पे मैंने एक ही सवाल किया। ये बार बार पूछते थे ना कि जनाब ये आप कहते हैं जनाब ये गैर मुसावी है, कुछ लोगों को फ़ायदा होगा इससे। वो कहते थे, बार बार पूछते थे, जनाब आपने इस चीज़ को तो चैलेंज ही नहीं किया कि जजों का और फौज का जो फौजी अफसर है उनका भी एहतसाब होना चाहिए। ये नुक्ता आप बता ही नहीं रहे। तो उन्होंने कहा जनाब 50 समातों पे मैंने ये सवाल पूछा। तो अब उन्होंने खुद ही इसका जवाब दे दिया है कि जो फौजी अफसर हैं और जो जज हैं वो भी इस कानून के तहत काबिल एहतसाब है, वो भी नैब की पकड़ में आ सकते हैं, ये उन्होंने करार दिया है। और फिर उन्होंने ये कहा कि जनाब जो ये कह रहे हैं ना मुफाद के लिए कुछ लोगों ने वोट दिए इन तरामीम के हक में, उनका जनाब ये नहीं देखना होता कि वोट किसने दिए। जब पार्लियामेंट से पास हो गया तो वोट देने वालों को नहीं देखना होता, ये देखना होता कि ये पूरी पार्लियामेंट का मंजूर किया वो कानून है। जो अक़लियत है वो साइड पे हो जाती है, जो अक्सरियत का फैसला होता है वही पूरी पार्लियामेंट का फैसला होता है। ये उन्होंने करार दिया। उनके अदालत जो है पार्लियामेंट के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। अब ये जो जजों का और फौजियों का एहतसाब है, इनका अपना एक सिस्टम है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई होती है,
अब मोहसिन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ भी तफसीलात सामने आ गई। एक व्लॉग में मैंने ये जिक्र किया था, जिसमें मैंने गुल हसन औरंगज़ेब को क्यों बेंच में शामिल किया गया, उस वक्त मैंने मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ रेफरेंस की बात भी की थी कि जनाब जी को अपना कारोबार भी कर रहे हैं और अपने करीबी अजीज़ों के जो मुकदमात हैं अपने पास लगा लेते हैं और बड़े अरबपति, अरबों की जायदाद है। इस तरह की तफसीलात मज़ीद सामने आई हैं। तो ये बहरहाल इनका एक अपना सिस्टम है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़रिए, और फौजियों का कोर्ट मार्शल वाला जो दूसरा अपना एक सिस्टम है। लेकिन जज साहब ने उस वक्त ये सवाल उठाया था कि अगर करप्शन की बुनियाद पर किसी जज को निकाल देते हैं तो करप्शन वाले जुर्म का क्या होगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में, अगर किसी जज को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल निकाल देती है, नौकरी से फारिग करने की सिफारिश कर देती है और वो निकल जाता है, तो जो इल्ज़ामात हैं उनकी बुनियाद पे फौजदारी कार्रवाई होनी चाहिए ना, करप्शन की बुनियाद पे। तो ये नैब जब वो निकल जाएगा फिर वो नैब के ज़ुमरा में आ जाएगा। अब जो इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत करने वाला 5 रुकनी बेंच है ना, काजी फायज इसा, अमीनुद्दीन खान, जमाल खान मंदोखेल, अतर मनिल्ला और हसन रिजवी साहब, इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें थी, जब वो मुस्तरद की और एक्ट को बहाल किया, तो इन लोगों ने जो पार्लियामेंट की कानून साजी का इख्तियार है और उस इख्तियार की फौकियत जो है उसको उन्होंने तस्लीम किया है। फौकियत, अदालती फैसलों पे जो फौकियत है उसको इन लोगों ने तस्लीम किया, इसलिए जायज़ करार। और मंसूर अली शाह साहब भी यही बात कर रहे हैं अपनी जजमेंट में। तो और ये जजमेंट जो है ये भी ज़ेर बहस आएगी जब 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा होगा। तो फिर मुझे ये लग रहा है कि क्योंकि ये जजेस जो है अपना ज़हन पहले दे चुके हुए हैं, तो मंसूर अली शाह साहब की जो जजमेंट है इसके करीब करीब जजमेंट आएगी। यानी वो जो अक्सरियती फैसला है 2 जजों का, 3 रुकनी बेंच का फैसला कहेंगे उसको, वो मुझे लगता है कि वो कलअदम हो जाएगा और जो नैब तरमीम है वो बहाल हो जाएंगी और जो 800 केस वहाँ गए थे वो वापस आ जाएंगे और फिर उन अदालतों में चलेंगे जहाँ कानून, यानी को एंटी करप्शन लॉ और भी करप्शन के मुखालिफ कई कवानीन हैं, उनके तहत उनकी समाअत होगी। लेकिन नैब अदालतों में उनकी समाअत, मुझे ये लग रहा है, ये जो पिछला बेंच, पिछली जो जजमेंट है फुल कोर्ट की, उसको देखते हुए और सैयद मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट को देखते हुए मुझे ये लगता है कि इनका जो जहन है, जो जहन आश्कार हुआ पिछली जजमेंट में, वो मंसूर अली शाह साहब से मिलते जुलते इनके रिमार्क्स थे और इनसे मिलती जुलती इनकी जजमेंट थी। और अगर कि हसन रिजवी साहब ने इस बात से इत्तफाक नहीं किया था कि माजी से इतलाक हो सकता है इस कानून का, कि वो अपील थी ना कि जो कानून नाफज होने से पहले की जो मामला था उनकी भी इंट्रा कोर्ट अपील हो सकती है, उन्होंने इससे इख्तलाफ किया था। लेकिन बाकी इस बात को इन्होंने माना था कि पार्लियामेंट को कानून साजी का मुकम्मल इख्तियार है और उस इख्तियार को फौकियत हासिल है और तस्लीम किया जाना चाहिए पार्लियामेंट के इस इख्तियार को। अहमी आधा मसला नहीं बना लेना चाहिए था। बंदयाल साहब और एजाज अली हसन, आप तो आपको पता है ना, इमरान खान की दरखास्त और मंजूर ना हो। बहरहाल देखिए अब क्या बनते हैं। जो मुझे नज़र आ रहा है वो मैंने आपके गोश गुजार कर दी। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।